नमस्कार दोस्तों। एक लंबे वक्त के बाद आप लोगों से आज FB लाइव के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ। वजह है इसकी, अपने साथी को खोने का जो दर्द होता है वो क्या है मैंने अब महसूस किया है। हमारे साथी फोटोग्राफर शैलेश रावल हम सबको छोड़कर ईश्वर की गोद में चले गए हैं। इस महामारी ने हमसे हमारा साथी ले लिया है। शैलेश जी के साथ मेरे बहुत ही अच्छे संस्मरण रहे। वो इंडिया टुडे के लिए फोटोग्राफी करते थे और मैं संदेश के लिए पत्रकारिता। जब से उनसे मुलाकात होती कुछ न कुछ वो मुझे सिखाते थे, मुझे किस तरह से लिखना चाहिए, लोगों से किस तरह से बात करनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह वो मुझे हमेशा मार्गदर्शन देते। शैलेश जी जब अहमदाबाद में दंगे भड़कते थे तो फोटो लेने के लिए वो दंगा पीड़ित इलाकों में होते थे और मैं भी पत्रकारिता करने के लिए वहाँ मत होता था। उनसे मुलाकात होती थी। दंगों के भयावह दृश्य देख के जब मैं रो पड़ा तो मुझे याद है शैलेश जी मुझे जोक सुनाते थे। आज भी उसकी मुझे याद आती है। मुझे हमेशा कहते थे कि सुजल दंगे होते नहीं हैं, करवाए जाते हैं। अब परिस्थिति को अपने ऊपर हावी मत होने दो और मैं स्वस्थ हो जाता। हम हमारी पत्रकारिता करते। कभी मुझे अखबार में पढ़ के सुबह सुबह में मैं जब सो रहा होता हूँ तब शैलेश जी का अचानक फोन आ जाता है और मुझे कहते सुजल आज तुम्हें पढ़ के बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा लिखा है। याद रखना, मैं रहूं ना रहूं मेरी बात रहेगी। एक दिन एक बहुत बड़े पत्रकार के तौर पे आपको लोग देखेंगे, बड़े सम्मान के साथ आपका नाम लिया जाएगा। अपनी पत्रकारिता को इसी तरह बरकरार रखना। मुझे आज भी याद है। मैं वो लायक हूं या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है ये मुझे पता है। केवल ये शैलेश रावल की बात नहीं है। मैं जानता हूं इस वक्त मुझे जो देख रहे होंगे उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आज जिस पीड़ा का अनुभव मैं कर रहा हूं वो आप शायद कर चुके हैं। बड़े दुर्भाग्य से मुझे ये बोलना पड़ रहा है, माफी चाहता हूं। और मैं मेरे साथ जुड़े हुए FB के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर किसी के पास मैं रूबरू अगर नहीं पहुंच पाया हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पर समझिए मैं आपकी पीड़ा को महसूस जरूर कर रहा हूं। मैंने बहुत पहले ये निर्णय ले लिया था कि अब मुझे बोलना नहीं है। जिस सरकार के कानों में अगर आवाज नहीं जाती है, नहीं पहुंचती है, वहां बोलना बेकार सा लगता है। पर आखिरकार मुझे फिर बोलना पड़ा, क्योंकि न बोलने से अगर परिस्थिति नहीं बदलती है तो बोलना जरूरी है। आज नहीं, 10 साल बाद YouTube या फेसबुक का तहखाना जब आप टटोरोगे, खोलोगे, तब खुद जवाब दोगे कि जब सब कुछ मिट रहा था तब कोई तो थे जो बोल रहे थे और मैं बोल रहा हूं। इस महामारी ने जितनी भी सरकारें हैं सबको बेनकाब कर दिया है। सब बेनकाब हो गए हैं। सीधे तरीके से तो नहीं, पर उन्होंने इशारा जरूर कर दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आज देश का हाल ये है, देश का कोई शहर ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर रहे अस्पताल दरवाजे खोल के चिल्ला सके कि आइए हमारे पास बेड है। हमारे पास बेड नहीं है। अस्पतालों के बाहर मरीज को लेके एम्बुलेंस की कतारें आप देख रहे हैं। मरीज चिल्ला रहे, त्राही त्राही कर रहे कि हमें अस्पताल में भर्ती कर दीजिए, और प्रशासन लाचार खड़ा है और अंदर से आवाज आती है बेड नहीं है। वाकई बेड नहीं है। ये बेड नहीं है क्योंकि
इस परिस्थिति का निर्माण महामारी से हुआ है। मैं मानता हूं ये महामारी है, लेकिन इसको संभालने के लिए हमारे पास पूरा वक्त था, हम नहीं संभाल पाए। न हम गंभीर हुए, न सरकारें गंभीर हुई। हम बहुत पीछे आ चुके हैं दोस्तों। कई कहानियां ऐसी होती है जो आप तक नहीं पहुंचती। आप वो देख रहे जो मैं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं तो वो भी देख रहा हूं जो आप नहीं देखते। कई कहानियों से रोज अपने आप को गुजारता मैं लोगों की पीड़ा को महसूस करके आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, स्थिति नियंत्रण के बाहर है। कोई आपको सहयोग नहीं करेगा, कोई आपका सहारा नहीं बनेगा। आप खुद ही अपना सहारा बनिए, सतर्कता बरतिए, बाहर ना निकले। इस बीमारी ने अगर आपको संक्रमित कर लिया, भयावह परिस्थिति हो जाएगी मित्रों। आप मानिए मेरी बात, अपने आप को रखिए, संभालिए अपने आप को। आप इस देश की धरोहर है, आप बहुत मूल्यवान है हम सबके लिए। आप घर में रहिए। आज परिस्थिति ये है कि मरीज अस्पताल में भर्ती होने के लिए कतार में खड़ा हो गया है। अस्पताल में जाता है तो मरीज के जितने भी रिश्तेदार हैं वो रेमडेसिविर की कतार में खड़े पाए जाते हैं। और अब नई समस्या का सामना हो रहा है, अब ऑक्सीजन के लिए भी कतारें लग रही है, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। कोई देश का राज्य ऐसा नहीं है जो अपनी सीमाएं खोल के बोले कि आइए हमारे पास ऑक्सीजन है, ले जाइए, अपनी जनता को बचाइए। हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। आप मानिए, जो ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त है वो कम लग रही है। इस बार की लहर ने सबको बेनकाब कर दिया है और कान में आके इंसान को केवल इतना ही कहा, यू आर नथिंग। अब इसे हराना है तो एक ही तरीका है, आप घर में रहिए। राजकोट के संपादक किरीट गणात्रा जो अकेला अखबार निकालते हैं, नित्य रूप से मैं उनके संपर्क में रहता हूं, वो भी मेरे संपर्क में है। वो कह रहे हैं राजकोट की स्थिति बहुत ही भयावह है सुजल। यहां कई केस आते हैं और सरकारी आंकड़े जो बताते हैं वो सब झूठ है। कई केस आते हैं, अस्पताल कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। अब राजकोट से ही मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आते हैं, उनका होम टाउन है। अब सोचिए वहां अगर ये हाल है तो गुजरात के अन्य शहरों के बारे में तो हमें सोचना ही बेकार हो गया। अब क्या कर सकते हैं आप? अब तो सतर्क हो जाइए। कब तक? सरकारें कहती है कि अभी तालाबंदी की जरूरत नहीं है। मेरा सीधा सवाल है, 24 अप्रैल 2020 को जब भारत में, मैं भारत शब्द बोल रहा हूं, हमारे देश में, भारत में 562 केस थे, तो पूरे देश को तालाबंदी दे दी थी हमने। आज गुजरात में 12 से 13 हजार केस रोजाना आते हैं, तो हम क्यों नहीं सोच सकते? अरे चलिए ना सोचिए, लेकिन सरकारें अगर घोषित नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को तो तालाबंदी में डाल सकते हैं। मत निकलिए घर के बाहर, अभी भी मान जाइए। आज मैंने मेरे अपने को खोया है। आप इस पीड़ा से न गुजरे, आप इस पीड़ा से न गुजरे। कोई अपना यूं ही तो नहीं बनता। कितनी कुर्बानियां होती है, कितने समझौते होते हैं, कितना मेल मिलान होता है। इतनी आसानी से आप अपनों के लिए घर में रहिए, अपनों से इतनी आसानी से दूर ना होइए। कोई अपना, आपका अपना, आज आप किसी के लिए क्या है वो महत्व तो नहीं, लेकिन आप अपनों को पूछिए, आपके जो अपने हैं वो कहेंगे आप क्या है, तो उनके लिए घर में रहिए। अब स्थिति बहुत भयावह है, आप मेरी मानिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको केवल सतर्क रहने की बात कर रहा हूं। आप सतर्क रहिए। कोई सहायता नहीं मिल रही है। बड़े पद पर जो तैनात थे, नित्य रूप से मैं उनके संपर्क में हूं, या तो वो संक्रमित हो चुके हैं या हो गए हैं। वो सभी कह रहे हैं कि हमें अस्पतालों में इलाज के लिए बड़ी दिक्कत हुई है सुजल। अगर किसी पद पे बैठे व्यक्ति अगर हमें ये परिस्थिति बता रहे हैं तो सोचिए मेरा आपका क्या हाल होगा। न करें, ऐसा ना करें।
यहाँ एक सीधी बात कर लेता हूँ और इसके बाद मैं अपनी चर्चा को रोक लूँगा। मुझे समझ में नहीं आता सरकारें सही आंकड़े क्यों नहीं दे रही। अगर सही आंकड़े आएंगे तो लोगों को भयानकता का ख्याल आएगा। सरकारें क्यों नहीं दे रही? पारदर्शिता हमारे तंत्र में क्यों नहीं आ रही? क्यों हर बार हाई कोर्ट को सरकार के सामने आईना रखना पड़ता है? फिर भी हम क्यों अपने हालात पे सुधार नहीं पा रहे? आप समझिए, अगर सरकारें हालात पे काबू नहीं पा रही है तो अब जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको तो पहले ही कह दिया गया है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। तो फिर आत्मनिर्भरता से अपने आप को बचाइए, और अपने आप को बचाने का केवल एक ही तरीका है, आप घर में रहिए, बिना काम न निकले। बाहर ना तो बेड है, ना इलाज है, ना इंजेक्शन है, ना ऑक्सीजन है। कैसे इस महामारी से लड़ेंगे आप? कुछ दिन घर में रहिए, परिस्थिति नियंत्रण में आते ही आपके रोजगार की तरफ जाइएगा, लेकिन जब तक हो सकता है आप घर पे रहिए और जो आपको सहायता मिले वो लीजिए। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जब सरकारें हाथ खड़ा कर देती है, नजरें मोड़ लेती है, तो इस देश की जनता बड़ी शानदार है, समझ जाती है कि अब कंधे से कंधा मिलाने की घड़ी आ चुकी है। मैं एक कदापि आप लोगों के साथ साझा नहीं करता, लेकिन जब आज मैं दूध की दुकान पे दूध लेने गया, सामने रोड पे एक बच्ची बैठी थी, एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी, 7 या 8 साल की होगी। बड़ी उम्मीद से उसने मुझसे नजरें मिलाई। मैं तुरंत समझ गया इसे कुछ चाहिए। मैं उसके पास गया हूँ, मैंने उसे कहा कि बेटा आपको कुछ चाहिए? उसने, उस बच्ची का जो जवाब था, उसने मेरी आंखें नम कर दी। उसने कहा मैंने कल सवेरे से कुछ नहीं खाया। मैं तुरंत दुकान में से उसके लिए बिस्कुट लेता हूँ। दुकानदार कहता है रुकिए सर, अगर बेटी ने नहीं खाया है कुछ तो उसके माँ बाप ने भी नहीं खाया होगा। कुछ नाश्ता दुकान वाले ने दे दिया, पानी की बोतल दे दी। मैं बच्ची को दे के जब वापस आया, मैंने दुकान वाले से पैसे लिए, कहा जितने पैसे हुए काट लीजिए। क्या शानदार जवाब था दुकानदार का कि सर अगर मुझे कोरोना हुआ ना तो मुझे पता है न बेड है, न ऑक्सीजन है, न इलाज है, मैं बचूंगा भी नहीं। तो आप जो ये पैसे दे रहे हो किस काम आएंगे? ये कर्म तो मेरे तक रहने दीजिए। मेरी दुकान पूरी खुली है सर, कभी भी ज़रूरत हो किसी को भी यहाँ से ले जाइएगा। क्या शानदार जवाब है। भारत ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत कर ली और भारत के नेताओं ने हम तक इस हिंदू मुस्लिम राजनीति को पहुंचा दिया। टीवी आजकल हिंदू मुस्लिम डिबेट के रूप में आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन भारत कितना खूबसूरत देश है, आप देखना। अगर भारत की खूबसूरती देखनी हो ना तो आप अभी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पे चले जाइए। वहाँ आपको एम्बुलेंस की कतारें मिलेगी। हर एम्बुलेंस में एक मरीज इलाज ले रहा है और ज़्यादातर हिंदू मरीज है। लेकिन इस बीच एक खूबसूरती आपको नजर आएगी। उस मरीज को पानी पिलाने के लिए जो लड़के काम कर रहे हैं वो सारे मुस्लिम हैं। ये होता है इंसानियत का चेहरा। एक हिंदू संक्रमित हुआ है, इलाज के लिए अस्पताल में गया है, कतार में पड़ा अपना इलाज करा रहा है और उसे इस कड़ी धूप में पानी पिलाने वाला शख्स मुस्लिम है। जब मैं इस चीज को देखा, वहां पहुंचा, मैंने उससे बात की। उन्होंने अपना नाम न देने के शर्त पे मुझे जो बात कही है वो बात बड़ी खूबसूरत थी। उसने कहा हमारा देश बहुत खूबसूरत है सर, हम इसको और खूबसूरत कर रहे हैं। आज मैं कर रहा हूं, कल आप कर लीजिएगा। इस घटना से मैं आपको केवल एक संदेश देना चाहता हूं। आप जहां है, जैसे भी है, अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता करते हैं तो आप समझ लीजिए देश सेवा कर रहे हैं।
आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत भविष्य में नहीं पड़ेगी। आप सही मायने में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप भारत के जिम्मेदार हैं। आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, जिसको जो सहायता चाहिए और आप दे सकते हो। तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के कह रहा हूं, प्लीज मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, मदद कीजिए। थैंक यू।